तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार बोर्ड की जो कॉपी चेकिंग होती है, मैट्रिक इंटर का एग्जाम लगभग खत्म हो चुका है और अब कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो कॉपी चेकिंग के दौरान जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वह अपने साथ क्या क्या लेकर के बैठते हैं, कॉपी कैसे चेक करते हैं और सबसे बड़ी बात कि नंबर देने में उनको किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि टीचर गए और अपने मन से जैसे मन में आ रहा है कॉपी चेक कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। नहीं, उसके लिए ना बिहार बोर्ड की तरफ से एक स्पष्ट निर्देश रहता है और उसके लिए टीचर को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है और मार्किंग स्कीम के डायरेक्शन के हिसाब से ही बच्चों की कॉपी को चेक भी करना होता है और उसी मार्किंग स्कीम के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बच्चों के जो मार्क्स हैं वो देने पड़ते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना हर एक टीचर को बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मार्किंग स्कीम क्या होता है, ये स्टेप मार्किंग क्या होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन के आंसर को पूरा नहीं लिखते, आधा अधूरा लिखते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। स्टेप मार्किंग और मार्किंग स्कीम दोनों चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों चीज़ों का सीधे प्रभाव पड़ता है आपके नंबर पर, आपके कॉपी चेकिंग में कितने मार्क्स मिल रहे हैं उस पर। यहाँ पर पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है उसमें टोटल जो एग्ज़ाम आपने दिया 500 मार्क्स तो कंपलसरी हैं। एक्स्ट्रा को अगर हम छोड़ दें या फिर अगर हम मैट्रिक में एक्स्ट्रा को और इंग्लिश को छोड़ दें तो 500 पे ही रिजल्ट बनने वाला है आपका। 500 इंटर में भी, 500 मैट्रिक में भी। 500 में अब फर्स्ट आने के लिए आप जानते हैं कि 60% या उससे ऊपर लाना पड़ता है, यानी 300 नंबर या 300 से ऊपर। सेकंड लाने के लिए 45% या उससे ऊपर, मतलब ये हुआ कि आपका मार्क्स जो है 225 या उससे ऊपर होना चाहिए और उससे नीचे हैं तो आप थर्ड होंगे। ये तो हो गया कि पास करने का या फिर डिवीजन का परसेंटेज। लेकिन अब जो मार्किंग स्कीम की बात कर रहे थे, देखिए मार्किंग स्कीम एक पेपर होता है, हर एक टीचर को मार्किंग स्कीम मिलती है और उस मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि बच्चे के आंसर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी तो उनको नंबर देना है, कौन कौन सी चीज़ें पाई नहीं जाएंगी तो नंबर नहीं देना है। यानी हर एक चीज़ इंस्ट्रक्शन उसमें दिया हुआ रहता है और उसी मार्किंग स्कीम में स्टेप मार्किंग के भी बारे में लिखा रहता है कि बच्चों की स्टेप मार्किंग भी करनी है। अब पहले समझिए कि स्टेप मार्किंग होता क्या है। देखिए होता क्या है ना कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको आधा ही याद था, जवाब आपको आधा ही याद था, आपने आधा जवाब लिख दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने आधा अधूरा जवाब लिखा तो उसका नंबर आपको नहीं मिलना चाहिए। नहीं, बिहार बोर्ड कहता है कि आपने अगर आधा जवाब भी लिखा, अगर आधे आंसर को भी लिखा और अगर लिखा है, आधा ही लिखा है क्यों ना, लेकिन लिखा है, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 का आधा 2 हुआ, 2 मिलना चाहिए, बच्चे को 2 देना है। अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर उसको मिलना चाहिए और उसको देना है। तो ये हुआ स्टेप मार्किंग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई एक सवाल है जिसमें आपको 4 पॉइंट में आंसर देने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर पूछ दिया गया कि हमारे यहाँ संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का प्रकार लिखिए, संसाधनों के 4 प्रकार का नाम लिखिए। अब 4 प्रकार नहीं लिखा आपने, आप 2 ही लिख के छोड़ दिए तो 2 नंबर मिलेगा। अगर 4 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर मिलेगा। या फिर मान लीजिए अगर कहा गया कि वायु प्रदूषण के 4 कारण लिखिए, आपने 4 कारण नहीं लिखा, 3 कारण ही लिख के छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से मैथ में अगर हम आ जाएं, जनरली मैथ में क्या होता है ना कि बच्चे आगे बढ़ते ज़रूर हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद फंस जाते हैं, मतलब फिर उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, आंसर नहीं आ पाता और उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि मैथ में भी आपने कैलकुलेशन किया है, मैथ को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है, आगे बढ़े आप, लेकिन बीच में फंस गए, उसके बाद आप जवाब नहीं लिख पाए, मतलब उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं लिख पाए, आंसर नहीं लिख पाए। लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ काम किया है उस क्वेश्चन में तो जितना आपने किया है उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। यही है स्टेप मार्किंग। आपके लिखे हुए उत्तरों, आपके लिखे हुए जवाबों के हर एक स्टेप का नंबर आपको मिलता है। अब ये लिखा कितना है आपने, कहाँ तक पहुँच पाए हैं उस आंसर को लिखने में, आगे आप कहाँ तक पहुँच पाए, उसके हिसाब से ये तय होता है कितना मिलेगा। आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, 4 नंबर का था 4 नहीं मिलेगा, 5 नंबर का था 5 नहीं मिलेगा, लेकिन जितने स्टेप तक आप आगे बढ़े, आंसर को लिखने का प्रयास किया, उतने स्टेप का नंबर मिलेगा। 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, लेकिन मिलेगा। फुल ना मिलेगा लेकिन मिलेगा। ये होता है स्टेप मार्किंग। इसके अलावा उसी मार्किंग स्कीम में एक इंस्ट्रक्शन और टीचर के लिए होता है कि किसी भी टीचर को कॉपी जांच करते समय बच्चों की कॉपी जब उनके हाथ में आए तो कॉपी के हर एक पेज को पलट कर लास्ट तक देख लेना है। अगर उसमें आंसर लिखा हुआ है
तो उसको चेक करना है, नंबर देना है। अगर आंसर नहीं लिखा हुआ है तो उस पेज पर एक लकीर जो है तिरछे खींच देनी है। रेड पेन उनके पास रहता है, रेड पेन से एक लकीर, एक लाइन जो है तिरछे खींच देनी होती है। किस लिए? कि हाँ भाई मैंने इस पेज को देख लिया है, मैंने इस पेज को देखा है। तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चे अगर गलती से एक दो पन्ना बीच में छोड़ भी देते हैं, एक दो पन्ना गैप करके और फिर आगे आंसर लिखते हैं, तो ऐसे केस में उन बच्चों के लिखे हुए आंसर को चेक करने से टीचर चूकते नहीं है। यानी बच्चे का लिखा हुआ एक एक आंसर, एक एक हिस्सा, एक एक पेज जो है चेक हो जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी कॉपी जो जांच हो रही है, आपके जो रिजल्ट 500 मार्क्स पे बनते हैं, 500 पे जो रिजल्ट बन रहा है उसमें 250 नंबर की ही कॉपी चेक हो रही है आपकी। बाकी 250 नंबर तो आपको ओएमआर शीट में मिलता है। अब ओएमआर शीट का मामला क्या है भाई कि उसको चेक करता है मशीन। अब मशीन चेक करती है जब ओएमआर शीट को, तो मशीन को ऐसा नहीं कि मशीन अपने आप चेक करती है, उस पर भी एक ऑपरेटर बैठा रहता है। और ऑपरेटर क्या करता है कि अपने पास एक जो है ना एब्सेंटी सीट रखता है। एब्सेंटी सीट क्यों रखता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन में अपना सेट कोड या तो छोड़ देते हैं या फिर लिखते हैं पर गोल करना भूल जाते हैं, गोल करते हैं लिखना भूल जाते हैं बॉक्स के अंदर, या फिर गलत लिख देते हैं, या फिर ओवर राइटिंग कर देते हैं, या फिर उसमें काट कूट कर देते हैं, मतलब समझ में नहीं आता मशीन को। तो ऐसे बच्चों के ओएमआर सीट को चेक करने के लिए जो ओएमआर सीट पर बैठा हुआ, ओएमआर सीट के मशीन पर चेक करने वाले मशीन पर बैठा हुआ ऑपरेटर होता है, वह एब्सेंटी सीट रखता है ताकि जो ओएमआर सीट छंट रहे हैं सेट कोड की वजह से, उन ओएमआर सीट को मैन्युअली उस पर सेट कोड डाल करके उसको चेक कर लिया जाए। तो कॉपी चेकिंग में ये समझिए कि बच्चों के हित का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। और ये भी याद रखिए कि कोशिश यही होती है कि आपने कहीं भी आंसर लिखा, अगर आपने लिखने का प्रयास भी किया है, तो आपको नंबर देने की बात बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन के रूप में बताई हुई रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जहां तहां आंसर लिख दिया तो चेक नहीं होगा। चेक 100% होगा। आपने कॉपी में कहीं भी लिखा है चेक जरूर होगा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा लिखा है तो एक्स्ट्रा लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। याद रखिएगा कि आपने 4 क्वेश्चन का आंसर मांगा गया, आपने 5 लिख दिया तो उससे फायदा नहीं है। नुकसान भले ही हो सकता है लेकिन फायदा तो नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कॉपी चेकिंग, मार्किंग स्कीम और स्टेप मार्किंग के बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक सवाल बच्चे का आ रहा था बड़ा कि कॉपी जो चेक होती है वह सेट के हिसाब से होती है कि सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। देखिए, कॉपी में सेट से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। ठीक है, जब सब कॉपी जो चेक होती है वह सब्जेक्ट वाइज होती है। मतलब एक सब्जेक्ट की ढेर सारी कॉपी एक दिन चेक हो रही है तो उस सब्जेक्ट के टीचर उस कॉपी को चेक करते हैं और उस दौरान जो है कोई भी सेट उनके सामने आ सकता है। और जनरली कोशिश यही होती है कि एक सेट का जो